सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, तो वो पार्ट 1 था। यहाँ पर हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, और फिर एक और वीडियो आएगी पार्ट 3 की। तो 3 वीडियोस में आपके रजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम में सबसे बड़ा कौन होता है? ग्राम प्रधान, या ग्राम का मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान। तो इसीलिए ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? ग्राम प्रधान को बनाया गया। अब देखिए, अब ग्राम की बात आता है शिक्षा, तो शिक्षा महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षा में महत्वपूर्ण कौन है? प्रधाना अध्यापक। तो स्कूल में जो गांव होता है वहां पर कौन सा स्कूल होता है? प्राइमरी स्कूल, और वहां पर शिक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है वो होता है वहां का प्रधानाध्यापक। तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रधाना अध्यापक। तो याद रखिएगा कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान और ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 हम देखेंगे, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है, यानी कि अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो प्रयागराज ही आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इसे ही हम क्या कहते हैं? शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है हमारे आसपास, चाहे मानवीय संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, उन संसाधनों का हम कैसे बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, यही चीजें आती हैं शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 55 है, आपदा प्रबंधन से आपका क्या आशय है, या आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? 2018 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक जनमाल की हानि होती है, उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव में किए जाने वाले प्रबंधन को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। जैसे कि बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है? आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं। क्वेश्चन नंबर 56 है, ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए। तो प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना। क्वेश्चन नंबर 57 है, अभिलेख से आपका क्या आशय है? ऐसा दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो उसे हम अभिलेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं का नाम बताइए। तो भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, सूखा पड़ना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है? तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत शिक्षक आते हैं, बच्चे आते हैं, समुदाय आता है, समुदाय में अभिभावक। तो चलिए देखते हैं एक एक के बारे में। मानवीय संसाधन के बारे में यहाँ पर पूछा है, मानवीय संसाधनों से क्या आशय है? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए शिक्षक। तो शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक बालक को सही दिशा देकर उसके ज्ञान वर्धन के साथ उसे मानवीय प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, वह प्रशिक्षित हो एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ बच्चों में व्यक्तिगत रुचि ले। दूसरा है बच्चे। बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य हैं, अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य है और उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। फिर है तीसरा समुदाय। समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी व्याख्या करना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं
बताइए। तो अच्छा वातावरण और सुयोग्य एवं शिक्षित शिक्षिका एवं शिक्षक। तो अच्छे वाचनालय की ये दो विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डाइट की स्थापना क्यों की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई ताकि सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण से जिला की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु डायट जिला स्तर पर नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है? विद्यालयों में पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों की जाती है? इसका क्या रीजन होता है? तो विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बालक के सर्वांगीण विकास तथा बालक को समझाने के लिए की जाती है। यानी कि बच्चा कौन से विषय में कमजोर है, वह घर पर पढ़ाई करता है या नहीं करता है, या उसकी क्या क्या एक्टिविटीज है और किस चीज में वो आगे है। तो ये एक समय होता है जिसमें माता पिता, बच्चे के माता पिता और टीचर आपस में बच्चे के विषय में डिस्कशन करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो मनोविज्ञान शाला आपको पता है कहाँ है? इलाहाबाद में है। और मनोविज्ञान शाला की स्थापना छात्र के मन में उठ रहे सवालों को समझने के उद्देश्य से की गई है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, अभिभावक शिक्षक संघ का क्या उद्देश्य है? 2019 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया। तो अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य है, देखिए पहले पहले यहाँ पर है अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, यानी कि अभिभावकों को ये बात समझाना कि आप केवल छोटे क्लास तक ही बच्चे को ना पढ़ाएं, आगे भी पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई जीवन में बहुत काम आती है। फिर दूसरा है विद्यालय एवं अभिभावक के बीच की दूरी समाप्त करना। तीसरा है नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? बनारस में है। क्वेश्चन नंबर 67 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। फिर देखिए, मनोविज्ञान शाला और निर्देशन विभाग या मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। मनोविज्ञान शाला भी इलाहाबाद में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सीमेट कहाँ स्थित है? तो सीमेट इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। 2016 में पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको हम भ्रमण के माध्यम से बच्चों को भ्रमण करा करके बहुत ही आसानी से उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकते हैं। तो भ्रमण अत्यंत आवश्यक होता है, बच्चे वहां पर जाकर के रियल में उन चीजों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक और राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 74 है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो शिक्षकों से संबंधित रजिस्टर में वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, इसके अलावा लॉग बुक। क्वेश्चन नंबर 75 है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रखरखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर आदि। क्वेश्चन नंबर 76 है, बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है, यह ब्लॉक स्तर पर होता है। एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सार्वभौमिकरण का अर्थ बताइए। तो सार्वभौमिकरण से आशय 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराने से है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि। क्वेश्चन नंबर 80 है, विद्यालयीय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम,
विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय आदि। क्वेश्चन नंबर 81 है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सीखने का कोना कहते हैं। 2016 में, 2017 में, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लर्निंग कॉर्नर यानी कि सीखने का कोना, जहां पर बच्चे बैठ करके विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो रेनबो, कलरव, किंतारा। क्वेश्चन नंबर 83 है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो देखिए यहाँ पर विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो कक्षा के अनुसार और अध्यापक के अनुसार 2 समय सारणी तो होती ही होती है स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 85 है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 86 है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? तो समय सारणी के द्वारा स्कूल के काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षा की संख्या, कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपरविजन कहते हैं। तो पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उच्च दृष्टि, सुपर प्लस विजन, जो वर्तमान विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना होता है और विद्यालयी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, डायट मेंटर कौन होते हैं अथवा डायट मेंटर के 2 कार्य बताइए। तो कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी अग्रलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, पहला है विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इसके समाधान के लिए वह उपाय करते हैं। दूसरा है खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। तीसरा है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अन्य किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। चौथा है समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। और पांचवा है विद्यालय बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। तो ये प्रमुख रूप से डायट का कार्य आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 है, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी के यानी कि एनपीआरसी क्या है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। देखिए, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। दूसरा है यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यानुभवों गतिविधियों का केंद्र होगा। तीसरा है यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 91, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो खेल कूद के प्रमुख सिद्धांतों में पहला है प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए। दूसरा है खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। तीसरा है प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। चौथा है कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। पांचवा है खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। तो ये खेल कूद के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है लोच का सिद्धांत क्या है? तो प्रबंधन एक साधन है, न कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है चाहे पाठ्यक्रम हो, अध्ययन की विधियां हो, स्कूल की समय सारणी हो, सभी को इस बात को ध्यान में रख करके ही हमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना है कि वह चीजें बच्चों के लिए आसान हो। जैसे एग्जाम्पल के मैं आपको बताऊं कि अगर स्कूल में बच्चों की जो लगातार 8 घंटी पढ़ाई जाती है, तो उसमें
जो कठिन विषय है बच्चों को पहले उनको पढ़ा दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है, जैसे दिन बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो कठिन विषय है उनको पहले पढ़ा दिया जाए, जो फ्रेश माइंड से बच्चे उनको पढ़ लें, फिर उसके बाद जो सरल विषय जैसे कि हिंदी हुआ, इन सब सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रबंधन से आपका क्या आशय है अथवा कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। 2017-2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कुशल प्रबंधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रिंसिपल पूरा स्कूल नहीं संभाल सकता है अगर उसके पास टीचर्स ना हो और सारे स्टाफ ना हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी लोग मिल करके स्कूल को चलाने में अपना सहयोग दें, तभी स्कूल सही से चल पाएगा। तो कुशल प्रबंधन कौन करता है, प्रिंसिपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख करिए। तो बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है। क्लास में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, मानचित्र, इसके अलावा कला आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री, इसके अलावा गणित किट, विज्ञान किट, ये सभी चीजें विद्यालय में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ, ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रभावी शिक्षण के गुण बताइए। तो प्रभावी शिक्षण के गुण के अंतर्गत एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है, वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी दिया हुआ है, शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। और फिर तीसरा है, वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिक्षक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आप लोग भी शिक्षक बनने जा रहे हो, निश्चित रूप से आप सभी लोग शिक्षक बनोगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपने दिमाग का भी ध्यान रखना है, तभी आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग शिक्षक कहाँ कहाँ करते हैं। तो अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्य हेतु किया जाता है, जैसे बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय की किताबों हेतु, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार घड़ी खरीदने हेतु। फिर है विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक खरीदने हेतु, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले तथा फूलों की व्यवस्था करने के लिए, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 है, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होना चाहिए। प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी जो किताबें होनी चाहिए, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, देखिए चित्र रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए। फिर है पाठ्य वस्तु की जो भाषा होनी चाहिए वो बिल्कुल बोलचाल की भाषा में हो, ताकि बच्चे आसानी से समझ पाए। फिर है बच्चों को अपने आप सीखने का अवसर दिया जाए। चौथा है बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन करने का अवसर दिया जाए। पांचवा है पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। छठवां है पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 100 है, अध्यापक डायरी से आप क्या समझते हैं। तो अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है। यह उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। यानी कि स्कूल में टीचर क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इन सारी बातों का इसमें उल्लेख होता है। और वह स्कूल में कौन कौन से विषयों को पढ़ा रहे हैं, सारी जानकारी शिक्षण डायरी में मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें बताई, और जितनी चीजें हो सकती थी इतनी, इसमें जितने क्वेश्चन थे लगभग सबको मैंने एक्सप्लेन भी किया।
दोस्तों यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया 2 पार्ट में। अब तीसरे पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 145 तक दिया सारे के सारे खत्म कर लेंगे। और आप लोग की तैयारी अच्छी हो इसके लिए मैं रेगुलर वीडियोस लेकर के आ ही रही हूँ। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देखिए। 8 के 8 विषयों की तैयारी आप लोग बेहतर से बेहतर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। दोस्तों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को देखते रहें। वीडियो लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और अगर आपको 8 के 8 विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।